नमस्कार दोस्तों, क्रीपर स्टॉप पे आपका स्वागत है। कल हमने आपको एक ट्रू क्राइम स्टोरी का पहला भाग सुनाया था। आज हम आपके लिए उसके आगे की कहानी लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो कल आपने सुना कि कैसे विधि को कुछ लोग किडनैप करके एक घने जंगल में ले जाते हैं। विधि वहाँ से भागने में तो कामयाब होती है, पर जंगल के जानवर अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। हमने ये सुना कि कैसे विधि के सामने कुछ भयावह जानवर आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर विधि के साथ आगे क्या हुआ। विधि ने सर उठाकर देखा तो डर के मारे कांप गई। उसके सामने जंगली कुत्ते और शियार खड़े थे। अब क्या करे, यहाँ कोई है ही नहीं जो उसे बचा सके। यह तो उसे नोच कर खा ही जाएंगे। इसी डर से वह खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह अपने कदम पीछे बढ़ाती, शियार और जंगली कुत्ते उसकी ओर बढ़ने लगते। वह बेहद डर गई। डर की वजह से कांपने लगी। उनमें से एक शियार उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। भय से उसने आंखें बंद कर ली। उस पर हमला कर ही पाता उससे पहले किसी ने आकर उसे वहाँ से हटा दिया। विधि ने जब आंखें खोली तो उसकी जान में जान आई। वहाँ एक पुलिस वाला था। आर यू ओके मैम? घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाले ने आश्वस्त करते हुए विधि को कहा। विधि डरी हुई आंखों से उन जंगली कुत्तों और सियारों की ओर देखा। आप बिल्कुल मत डरिए मैम, मेरा सामना ऐसे जंगली जानवरों से रोज़ होता है और इन्हें कैसे भगाना है मुझे अच्छी तरह से आता है। बस आप घबराइए मत और बिना डरे इनकी आंखों में देखिए, पुलिस वाले ने विधि की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। लेकिन वो विधि डर से बस इतना ही कह पाई। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप बस हिम्मत बनाकर इनकी आंखों में देखकर इन्हें साबित कर दीजिए कि आप इनसे नहीं डर रही हैं। एक बार इनके नेता को डरा दीजिए, पूरी जनता अपने आप भाग जाएगी। पुलिस वाले ने ये विधि से कहा तो उसे थोड़ी हिम्मत आई। उन दोनों ने एक साथ एक शियार की ओर देखा जो उन सब में से सबसे खूंखार लग रहा था। विधि जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो पहले तो उसने अपनी आंखों को थोड़ा और फैलाया। फिर विधि ने और पुलिस वाले के लगातार देखने पर उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए। फिर धीरे धीरे सभी जानवरों ने अपने कदम पीछे किए और एकाएक सब वहाँ से भाग गए। यह देखकर विधि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये सब कैसे? विधि ने आश्चर्य से पूछा। जंगल करने का नियम है, या तो डर जाइए या डरा दीजिए, पर यहाँ राज वही करता है जो सामने वाले को डरा देता है। वैसे इस जंगल में इस समय क्या कर रही हैं जहाँ पल पल खतरा है? पुलिस वाले ने उसकी ओर देखकर कहा। विधि अभी भी डरी हुई थी। गले से मुश्किल से आवाज़ निकल रही थी। मुझे घर जाना है। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और जंगल के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ। आपको मेरे होते हुए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आप यहाँ पहुँची कैसे हो? विधि ने अब तक जो भी घटित हुआ उसे बता दिया कि कैसे वो वहाँ पहुँची और क्या क्या उसके साथ हुआ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं सर, उनमें से एक का नाम है भीमा, विधि ने डरी हुई आवाज़ से कहा। ओह भीमा, वो तो इंसान के रूप में शैतान है।
गाजर मूली की तरह काट देता है लोगों को। इस वक्त जहां हम खड़े हैं और जहां आप बिखरी हुई हड्डियां देख रही हैं, उसी के द्वारा मारे गए लोगों के लाशों के अवशेष हैं। जंगली जानवरों ने इन्हें खाकर छोड़ा है। पुलिस वाले की बात बताने से विधि और डर गई। सर, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, विधि ने रोते हुए कहा। आप रोइए मत, मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगा। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द, इससे पहले भीमा और उसके आदमी यहाँ तक पहुँच जाएं। उनके पास हथियार भी ज़्यादा हैं और लोग भी ज़्यादा हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा हम अपना बचाव करते हुए यहाँ से निकल चलें। पुलिस वाले ने ये सब बातें विधि को समझाते हुए बोला। विधि ने हामी भरी और दोनों वहाँ से चल दिए। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। सर, यहाँ कोई है। सर, लग रहा है कोई अभी देख रहा है, हमारे साथ चल रहा है, विधि ने डरते हुए कहा। आप यहाँ नई हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं पिछले 3 महीने से यहीं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने कभी यहाँ किसी को नहीं देखा। बस आज ही आपकी चीख सुनी तो इस ओर चला आया। मैं भी यहाँ ज़्यादा नहीं आता, इलाका बेहद खतरनाक है। पुलिस वाला विधि को सब बताता रहा। धीरे धीरे विधि का डर कम हो रहा था, तो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस वाला कभी जंगल के किस्से सुनाता तो कभी आत्मरक्षा के कुछ गूढ़ बताता। यहाँ से दूर चलने पर मेरा कैंप है, वहाँ मेरे साथी आपको मिल जाएंगे। हम वहीं से आपके परिवार वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पुलिस वाले ने कहा। दोनों कुछ दूर चलते रहे, तभी किसी के पैरों की आहट लगी तो पुलिस वाले ने चुपचाप होने को कहा। विधि, लगता है कोई है, कहकर दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। उसका अंदेशा बिल्कुल ठीक था। वीरू और लाखन वहीं थे, दोनों विधि को ही ढूंढ रहे थे। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ, गन टटोल कर। ओ नो, हताशा भरे स्वर में पुलिस ने कहा। क्या हुआ सर? विधि ने पूछा। मेरी गन कहीं गिर गई, माथे पर हाथ रख पुलिस वाले ने कहा। अब क्या करें सर? विधि घबराकर बोली। हम यहाँ हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। आवाज़ मत करना बिल्कुल, मुंह पर उंगली रखते हुए पुलिस वाले ने कहा। दोनों वहीं चुपचाप खड़े थे। वहाँ उनसे कुछ ही दूर पर लाखन और वीरू खड़े थे। वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, गुस्से में वीरू गुर्राया। हाँ, उसकी वजह से दादा ने जीवा को मार दिया, क्योंकि वो उसे चकमा देकर भाग गई। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो वो हमें भी मार देंगे, मुट्ठियाँ बीचते हुए लाखन बोला। उन दोनों की बातें सुन विधि बहुत डर गई थी। वो दोनों इधर उधर विधि को ढूंढते रहे और कुछ देर ढूंढने के बाद आगे बढ़ गए। उनके जाते ही विधि रो पड़ी। सर, ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, रोते हुए विधि ने कहा। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। जंगल में कदम कदम पर खतरा है। हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारा डर है। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। अभी हमें बहुत दूर चलना है। कैंप यहाँ से दूर है और ये इलाका इन बदमाशों का है। यहाँ से निकल गए तो सब ठीक होगा, पुलिस वाले ने उसे ढांढस बंधाया। अपनी सारी हिम्मत जुटा विधि आगे बढ़ने लगी। बहुत देर चलने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। बेहद थक चुकी थी वो, भूखी और प्यासी भी थी। सर, मैं अब नहीं चल सकती, विधि ने हाँफते हुए कहा। हिम्मत रखो, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर ही कैंप है,
वहाँ पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। सर, पानी पानी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? विधि का स्वर बहुत मुश्किल से निकला। पानी? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। और हाँ, कहीं जाना मत और डरना बिल्कुल मत। हिम्मत रखो, कोई भी मुसीबत हिम्मत से बड़ी नहीं होती। मैं जल्दी आऊँगा, पुलिस वाले ने कहा। सर, विधि थोड़ी आशंकित थी। हिम्मत रखो, कुछ भी हो तुम्हें सामना करना होगा, पूरी हिम्मत से, दिमाग से, ओके? पुलिस वाले ने विधि को एक नुकीली लकड़ी देकर कहा, इसे अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखो, मैं आता हूँ। यह कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया। विधि वहाँ डरी सहमी बैठ गई। डर, हताशा और दुख से उसके आंसू नहीं थम रहे थे। वो घुटनों पर सर रखकर आंख बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद कदमों की आहट ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। उसे लगा कि पुलिस वाला आ गया है। आप आ गए सर, पानी मिल, इतना ही बोल पाई कि जब उसने सामने वाले का चेहरा देखा तो डर से सफ़ेद पड़ गई। उसके सामने गन तान कर भीमा खड़ा था। तो तुम यहाँ? बेहद डरे हुए स्वर में विधि ने कहा। यहाँ छुपी बैठी है चूहिया, भाग लिया जितना भागना है, अब आराम करो हमेशा के लिए। बहुत दिमाग खाया है तूने, आज तुझे तो ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी, दांत पीसते हुए भीमा ने कहा। सर सर, विधि चीखते हुए पुलिस वालों को आवाज़ देने लगी। यहाँ तो कोई मुर्दा भी तेरी आवाज़ नहीं सुनेगा। यह कहकर उसने विधि को बालों से पकड़कर घसीटा। जब विधि ने बचने की कोशिश की तो उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। विधि ज़मीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून निकल आया। ज़मीन पर औंधी गिरी विधि को उस पुलिस वाले की बात याद आई जो उसने आत्मरक्षा की और हालात का सामना करने के लिए उसे बताई थी। उसने आंखें बंद कर थूक कटका और हिम्मत बटोर कर पलटी। उसने पलटते ही दोनों मिट्टियों में मिट्टी भरकर भीमा की ओर फेंक दी। आंखों में मिट्टी गिरते ही भीमा का संतुलन बिगड़ा और उसके हाथ से फायर हुआ। इस फायर से विधि बच गई। उसने उठाकर एक लकड़ी को हाथ में थाम लिया जिसका एक सिरा नोकीला था, वही जो पुलिस वाले ने उसे दिया था। भीमा उस पर अगला वार कर पाता उससे पहले ही विधि ने लकड़ी को पूरी मजबूती के साथ पकड़कर सीधा भीमा की गर्दन में घुसेड़ दिया। विधि ने जिस ताकत से वार किया वो बिल्कुल सटीक बैठा। लकड़ी काफ़ी अंदर तक उसकी गर्दन में घुस गई। थोड़ी देर भीमा कराहा और वहीं ढेर हो गया। इतना अचानक हुआ कि खुद विधि को भी यकीन नहीं हुआ। वह हतप्रभ वहीं खड़ी रही। तभी वह पुलिस वाला वहाँ से वापस आ गया। भीमा को मरे हुए देख और विधि को खड़े देख वह समझ गया कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तुम ठीक तो हो ना? पुलिस वाले के सवाल पर विधि चुप जड़वत खड़ी रही। विधि, विधि, उसने विधि को झंझोड़ा। विधि का एकाएक ध्यान टूटा और भीमा की लाश को देखकर वह घुटनों के बल गिर गई और रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी को मार दिया? मेरे हाथों से किसी का खून हो गया? यह कहकर उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को छिपा लिया। यह खून नहीं है विधि, यह है आत्मरक्षा। तुमने उसकी जान नहीं ली बल्कि अपनी जान बचाई है, पुलिस वाले ने उसे समझाते हुए कहा। मगर विधि कुछ समझना नहीं चाह रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने क्या कर दिया?
विधि फफक कर बोली, तुमने एक ऐसे हैवान को मारा है जिसने इंसान का शरीर ले रखा था। तुमने कुछ गलत नहीं किया, अब यहाँ से चलो। गोली की आवाज़ सुनकर इसके आदमी भी यहाँ आते ही होंगे और बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर भी। इससे पहले वो यहाँ आए हमें कैंप तक पहुँचना होगा, पुलिस वाले ने विधि को समझाया। उसके आदमी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, वह मुझे मार डालेंगे, विधि घबरा कर बोली। राजा के मरते ही सैनिक भाग जाते हैं, भीमा की लाश देख वो खुद भाग लेंगे, पुलिस वाले ने कहा और उसे समझाते और संभालते हुए वहाँ से ले चला। थोड़ी दूर और चले होंगे कि कई कदमों की आहट सुनाई दी। अब बिल्कुल मत डरो विधि, ऑफिसर्स आ रहे हैं, खुश होते हुए पुलिस वाला बोला। आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं। बस आपको मेरा एक काम करना होगा, पुलिस वाले ने कहा। कैसा काम? विधि के चेहरे पर एक सवालिया निशान था। आपको यह नहीं बताना है कि मैं आपके साथ था। किसी भी ऑफिसर को आपको सिर्फ यह बताना है कि आप वहाँ से भाग आए और आत्मरक्षा में भीमा की जान चली गई। उसके ऐसा कहने पर विधि थोड़ा सोच में पड़ गई। अरे आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं 2 दिन से पनिशमेंट पर था और मुझे कहीं और भेजा गया था, मगर मैं पनिशमेंट से बचते हुए जंगल में उस तरफ चला गया जहाँ कोई नहीं आता है और अकस्मात आप मिल गई। अभी यह सब जानने के बाद मुझे वाहवाही कम, पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है 2-3 दिनों के लिए घर भी भेज दिया जाए, तो प्लीज़ आप किसी को कुछ मत बताइएगा। पुलिस वाले ने पूरी बात समझाई तो विधि ने हामी भर दी। विधि बेहद थकी थी। अचानक उसे लगा कि एक हवा सी आई, कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा तो कई काले धुएं उसके साथ चल रहे थे। विधि इतना डर गई कि बेहोश हो गई। विधि ने जब आंखें खोली तो उसने खुद को कैंप में पाया। कुछ देर बाद वहाँ बाकी ऑफिसर्स आए। उन्होंने विधि से पूछताछ की तो विधि ने उन्हें बताया, हाँ बस पुलिस वाले के बारे में कुछ नहीं बताया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं मैम, और भीमा का तो यही होना था। जंगल को कब्रिस्तान बना दिया था उसने। अभी कुछ दिन पहले ही 2 टूरिस्ट को मार दिया, उसकी छत विछत शव पड़े मिले हमें। ऑफिसर ने कैप उतारते हुए कहा, आप हमें उसके अड्डे पर और उसके जगह पर ले चलिए जहां आपने डेड बॉडी देखी थी, दूसरे ऑफिसर ने कहा। विधि ने हामी भरी। सामने लगी 2 तस्वीरों पर उसकी नज़र पड़ी। वह कुछ उसे जानी पहचानी सी लगी। ये लोग कौन हैं? विधि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली। यही तो वो टूरिस्ट हैं जिन्हें भीमा ने बेरहमी से मार दिया था। यह सुनकर विधि चौंक गई, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वही थे जो उसे वहाँ मिले थे जंगल में, जिसने उसकी मदद नहीं की थी। क्या हुआ मैम, आप जानती हैं इन्हें? ऑफिसर ने सवाल किया। विधि चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताएं। कुछ देर बाद विधि को लेकर पुलिस उस जगह पहुंची जहां ज़मीन में दबी डेड बॉडी देखी थी। स्थानीय पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी। वह लोग भीमा के अड्डे पर पहुंच चुके थे और उसे अपने कब्ज़े में ले लिया था। विधि के कहे अनुसार जब वो लोग बाहर पहुंचे तो सच में वहाँ का मंजर बहुत भयानक था। वहाँ चारों ओर कंकाल के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे और वह लाश जो ज़मीन में दबी हुई थी उसे खोद कर निकाला जा रहा था। शायद वह कई दिन से वहाँ दबी हुई थी।
इसलिए वह लगभग आधे से ज़्यादा सड़ चुकी थी। चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। विधि वह मंजर देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वह वहाँ से थोड़ी दूर चली गई। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। ये कार्तिक है सर, कहकर पुलिस वालों की आंखों से आंसू आ गए। इसका मतलब कार्तिक भीमा तक पहुंच गया था, इसीलिए भीमा ने कार्तिक को मारकर यहीं दफना दिया, क्योंकि अगर उसकी लाश हमें मिल जाती तो हम पूरी छानबीन करते। रुदन भरे गले से सर ने कहा, ये लीजिए सर, कार्तिक का बैज। भावुक होकर ऑफिसर ने वह बैज सर को दिया, जिस पर लिखा था एम कार्तिक। विधि उसे देखकर कुछ याद आया। एम कार्तिक? वह बुदबुदाई। अचानक उसका माथा ठनका। कार्तिक जी नाम तो उस पुलिस वाले की बैज पर भी था जो उसके साथ था। वह दौड़कर सर के पास गई। सर, ये बॉडी किसकी है? कुछ कांपते हुए उसने पूछा। हमारे होनहार ऑफिसर की। वह भीमा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जब उन टूरिस्ट की बॉडी मिली तब से, लेकिन पिछले 3 दिन से उसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गया। भरे हुए गले से सर ने कहा, क्या आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं? किसी अनहोनी की आशंका से विधि ने कहा। सर ने हाँ में सिर हिलाया और अपने मोबाइल से कार्तिक की तस्वीर दिखाई। विधि के पैरों तले तो मानो ज़मीन खिसक गई। कार्तिक वही था जो कल रात से उसके साथ था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विधि के गले से बस इतना ही निकला। उसकी एक निगाह उस डेड बॉडी पर गई। उसका कलेजा धक रह गया। वह निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अब तक जो हुआ उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक उसके साथ था, उसकी जान बचाई, उसकी मदद की, फिर कैसे? आखिर कैसे? सहमी विधि धीरे धीरे कदमों से पीछे बढ़ने लगी। एक पेड़ के पास जाकर वह रोने लगी। उसे सब याद आने लगा कि कैसे उसने उसकी मदद की थी और उसे अपने बारे में किसी को ना बताने को कहा था। क्यों? आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो एक आत्मा थी। यह विधि खुद से ही कह रही थी कि अचानक एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, क्योंकि तुम ही थी जो हमें देख सकती थी। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कार्तिक की थी। वह विधि के सामने खड़ा था। कार्तिक को अपने सामने देखकर विधि डर से चौंक गई। तुम विधि इतना ही कह पाई। हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, ना ही कल था। मुझे तो इन लोगों ने मार दिया था। मेरी और मेरे जैसों की आत्माएं वहाँ भटक रही थी। तुम हम सब को देख सकती थी। मैं तुम्हारी मदद कर वहाँ से भेजना चाहता था, सही सलामत, ताकि तुम सबको बता सको, यहाँ ला सको और हम सबको मुक्ति मिल जाए, कार्तिक ने कहा। लेकिन तुमने मेरे हाथों से उसे क्यों मरवा दिया? विधि ने सवाल किया। उस वक्त भीमा वहाँ आ पहुँचा था और मैं एक आत्मा हूँ। मैं उसे नहीं मार सकता था। केवल तुम ही मुझे देख सकती थी, सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी। मुझे ही क्या, वहाँ मौजूद सभी आत्माओं को जो तुम्हें बार बार दिख रही थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए ज़रूरी था भीमा की जान जाना, कार्तिक ने जवाब दिया। सर, कहकर विधि रोने लगी। रो मत विधि, तुमने हम सबको मुक्ति दे दी है। अब हम सब यहाँ से जा सकेंगे सुकून से। हम सबकी आत्मा को शांति मिल गई। कार्तिक के इतना कहते ही कई आत्माएं वहाँ खड़ी हो गई, उन 2 टूरिस्ट की भी। सभी की आंखें नम थी और कृतज्ञ भाव से विधि को देख रही थी। सबने विधि से हाथ जोड़कर
शुक्रिया कहा। ये देखकर विधि की भी आंखें भर आईं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। थैंक्स मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, कार्तिक ने कहा। सर, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आपने मेरी जान बचाई। मैंने ऐसा पुलिस वाला कहीं नहीं देखा जिसकी आत्मा भी उसकी ड्यूटी कर रही है। थैंक यू सो मच सर। यह कहकर विधि रो पड़ी। कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसे लेने उसी फॉरेस्ट ऑफिसर के कैंप में आए और विधि वहाँ से चली गई, लेकिन वो कभी एम कार्तिक को भूल नहीं पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आशा करते हैं कि आपको भाग दो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।